अच्छा, रशिया की सेवा को शुरू होके 34 वर्ष हो गया। 1989 में शुरुआत हुई थी उसकी। और आप सबको ये तो शायद पता ही है कि अम, हर बहुत वर्षों से अप्रैल में एनुअल मीटिंग होती है मधुबन में। और उस एनुअल मीटिंग में प्लान्स बनते हैं सेवा के लिए। पहले भारत की सेवा के बनते थे, फिर धीरे धीरे उसमें विदेश भी ऐड हुआ। तो कभी भी सेवाओं के प्लान में रशिया का नाम नहीं था कि सोवियत यूनियन में, तब तो सोवियत यूनियन था वो, तब ये कुछ होगा वहाँ पर, ऐसा तो कोई सोच नहीं सकता था। क्योंकि वहाँ 70 वर्ष से 1917 से लेकर वहाँ पर कम्युनिज्म और सोशलिज्म उसी का ही प्रचार था। धर्म अध्यात्म बिल्कुल बैंड था। और मतलब ये तो बहुत लंबी स्टोरी है, मैं उसमें तो नहीं जाऊंगी। और लेकिन फिर जब ये शुरू हुई सेवा, अगर उस पर मैं एकदम आ जाऊं, तो हुआ ऐसा था कि विजय भाई को शायद कोई कोई आप में से जानते होंगे। तो वो दिल्ली शक्ति नगर के ही स्टूडेंट थे, बाबा के बच्चे थे, और अपना डॉक्टरेट किया था उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो उनको पोस्ट डॉक्टरेट के लिए इंडियन और सोवियत गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप मिला था। तो उस पोस्ट डॉक्टरेट के लिए ही उनका वहाँ जाना हुआ था। और जगदीश भाई साहब ने उनको ये कहा था कि मौका अगर हो कुछ तो देखना, कुछ वहाँ सेवा हो सके तो विजय भाई का जो सब्जेक्ट है वो जियोलॉजी है। और तो उस जियोलॉजी के कारण उसमें भी ओशनोग्राफी है। तो उसके अंदर जब वो ओशन में शिप में जाते थे, तो शिप में कभी कभी 15-15 दिन का भी ट्रैवल होता था। तो एक बार जब जा रहे थे तो सब तो वहीं पर ही कैंटीन होती है, वहीं पर ही लोग खाते हैं भोजन वगैरह। लेकिन विजय भाई नहीं खाते थे। वो वहाँ से आलू ले लेते थे कच्चे, तो उसको बॉईल कर लिया, या कोई ऐसी चीज़ लेकर के ही खाते थे। तो लोगों ने इस चीज़ को नोट किया। तो कहते ये कुछ खाता नहीं है, कैंटीन में आता नहीं है, कुछ भी लेता नहीं है, तो ये क्या बात है और इतना शांत कैसे है। तो फिर जब बताया गया, उनको इंटरेस्ट हुआ मेडिटेशन में, योग में इंटरेस्ट आया उनको। और धीरे 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 फिर जब वापस वहाँ से मॉस्को में पहुँचे, तो वहाँ तक ये बात आगे तक पहुँच गई थोड़ी सी, और मिनिस्ट्री तक। तो मिनिस्ट्री तक भी पहुँचते पहुँचते तो फिर उन लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, तो उन्होंने उनके अंडर एक इंस्टीट्यूट था, इंस्टीट्यूट ऑफ नॉन ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो उन्होंने इनविटेशन भेजा 10 दिन का। तो मतलब फिर ये एक और लंबी स्टोरी है। तो उसको भी शॉर्टकट करते हुए, तो यानी इनविटेशन तो केवल 10 दिन का ही था, लेकिन वो 10 दिन 34 साल में बदल गए। तो ये आप समझिए कि कितनी विचित्र सी बात है कि उन 10 दिनों में जब चौथे पांचवें दिन ही अ, जब वहाँ के लोगों को जिन्होंने इनवाइट किया था, उन्होंने ही सब कुछ ऑर्गेनाइज किया था। बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े हॉल्स, हजारों की संख्या में वहाँ बैठे हुए लोग। और लाइन, वो तो टिकट्स रखते हैं, तो टिकट होती थी, और उसके बिना तो वहाँ प्रोग्राम्स नहीं चलते थे तब। तो गैलरीज में लोग खड़े हैं, विंडोज़ पर बैठे हैं, पैसेज में बैठे हैं, स्टेज तक भी बैठे हैं। और जब उनको मालूम पड़ता था कि ये लोग चले जाएंगे, तो उन्होंने लिटरली रोना शुरू कर दिया था कि आप हमको कैसे जा सकते हैं छोड़ के। तो ये मैं जो वंडरफुल बात, कैसे बाबा करण करावनहार है, वो बात बताने जा रही हूँ आपको। उसमें से एक बात कि जब उनको कहा कि आप ऐसे नहीं जा सकते, तो कहा कि भाई हमारा तो वीज़ा ही तो 10 दिन का है, आपके तो गवर्नमेंट आपको रहने, हमको रहने नहीं देगी। तो उस इतनी बड़ी हजारों की भीड़ में से एक व्यक्ति ने हाथ खड़ा किया और पूछा कि अगर हम आपका वीज़ा एक्सटेंड करा दें तो आप रह जाएंगे। तो उत्तर, हाँ रह जाएंगे। मालूम तो था कि होगा नहीं ऐसा, तो रह जाएंगे।
तो वो व्यक्ति प्रोग्राम के बाद आया सामने स्टेज के पास और उसने ये कहा कि आप अपने पासपोर्ट्स दे दीजिए। आप इमेजिन कीजिए कि एक दूसरे देश में इतनी भीड़ में किसी अननोन व्यक्ति को पासपोर्ट दे दिए जाते हैं। पता भी नहीं कि वो कौन है, पासपोर्ट दे दिया उसको, कोई मना भी नहीं कर रहा और वो पासपोर्ट ले गया और नेक्स्ट डे 5 दिन का वीज़ा एक्सटेंड करा के ले आया। अब 5 दिन तो यूं उड़ जाते हैं। उसके बाद फिर कोई और ने कहा तो वो 15 दिन का एक्सटेंशन हो गया। उसके बाद फिर किसी और ने फिर 1 महीने का हो गया, फिर 1 महीने का हो गया, फिर 1 महीने का हो गया और होते होते ऐसे एक्सटेंड होते होते तो इस तरीके से वहाँ पर मतलब फिर तो सेंटर अक्टूबर में ही खुल गया था वहाँ 89 में। जगदीश भाई सब आए थे बहनों को वापस ले जाने के लिए। तो वहाँ मॉस्को के लोगों ने कहा कि हम आपको प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ के कि इनको मत ले जाइए। तो भाई साहब ने कहा यहाँ कैसे रहेंगे, यहाँ कहीं जगह नहीं है कुछ। और वहाँ उन दिनों कुछ भी तो मिलता नहीं था, सिर्फ 3 सब्जियाँ थी, आलू गाजर और कैबेज, बस और कुछ नहीं मिलता था वहाँ। आटा भी नहीं मिलता था, दालें भी नहीं मिलती थी, स्पाइसेस भी नहीं मिलते थे, कुछ भी नहीं मिलता था। फल भी कुछ ऐसे नहीं मिलते थे। लेकिन मतलब ऐसे हुआ, ऐसे ही इंटरप्रेटर, अब वहाँ तो ना हिंदी जानते हैं ना इंग्लिश जानते हैं, तो कैसे कहाँ से लाएंगे इंटरप्रेटर। तो ऐसे ही पूछ लेते थे आप में से कोई इंग्लिश जानते हैं, तो हाँ जी मैं जानता हूँ, आ जाइए आप स्टेज पर, आप इंटरप्रेट कर दीजिए। और बाबा की ज्ञान की भाषा तो बिल्कुल डिफरेंट है ना। एक होती है ऑर्डिनरी ट्रांसलेशन, एक होता है उस स्पिरिचुअल लैंग्वेज का ट्रांसलेशन, वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो खैर वो भी उसी से ही सेवा शुरू हुई, उसी से ही हुई। और होते फिर तो इनविटेशंस की वर्षा हो गई। कहाँ से पता नहीं कहाँ कहाँ हमने ट्रैवल किया। लोग हमारे लिए ट्रेन्स के टिकट खरीदते थे, हायर कर लेते थे फ्लैट भी जहाँ हमको रहना है, प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करते थे, हमको सिर्फ जाके भाषण करना होता था। तो इस तरह वहाँ सेवा की बिगिनिंग हुई। और धीरे धीरे तो फिर सेंटर्स खुलते चले गए। मॉस्को में सबसे पहले खुला, फिर उसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग में खुला। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग का रास्ता लगभग 800 किलोमीटर है। उसके बाद फिर और दूसरे सिटीज़ में भी खुला, फिर दूसरे कंट्रीज़, पहले ये सोवियत यूनियन था, फिर 1990 में ये डिवाइड हो गया, उसमें 15 देश हैं और उसमें कुछ देशों में कुछ मुस्लिम देश भी हैं। तो हमारे सेंटर्स सभी देशों में हैं और सिवाय तुर्कमेनिस्तान के, वहाँ नहीं है अभी, वहाँ सेवा भी अभी नहीं हुई क्योंकि वहाँ बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत आसान नहीं है। तजिकिस्तान में भी इतना आसान नहीं था, उज़्बेकिस्तान में, लेकिन वहाँ सेवा प्रारंभ हो गई और तुर्कमेनिस्तान में नहीं। और बाकी कज़ाकिस्तान जो है वो लिबरल है काफ़ी, और किर्गिस्तान में भी सेवा है, इस प्रकार मुस्लिम देशों में भी है। और आर्मेनिया है, जॉर्जिया, वो वहाँ क्रिश्चियनिटी ज़्यादा है। वैसे वहाँ क्रिश्चियन धर्म सबसे पॉपुलर है, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। और इसके अलावा इस्लाम भी है और बुद्धिज़्म है। बाकी ज्यूज़ भी हैं वहाँ पर, लेकिन मुख्य रूप से क्रिश्चियनिटी है। तो सेवा ऐसे तो जब हम लोगों ने शुरू की थी, तो जब मैं गई थी पहली बार दिसंबर में मैं गई थी 89 में, तो जो फ्लैट का साइज़ था जिस फ्लैट में हम थे, तो वो मतलब इस स्टेज से थोड़ा-सा बड़ा होगा, थोड़ा-सा बड़ा, उतना ही फ्लैट था। और वहाँ से सेवा शुरू होके फिर सेवा तो अभी बहुत बढ़ गई, लगभग सेंटर्स तो होंगे। और सोवियत यूनियन के अलावा मंगोलिया में भी फिर निर्मला दीदी ने ही हमको कहा था, क्योंकि एक्चुअली निर्मला दीदी ऑस्ट्रल एशिया के इंचार्ज थे। और एशिया में जो सेंटर्स हैं, चाहे मलेशिया और थाईलैंड और वियतनाम और इंडोनेशिया, और ये सब जगह उन्हीं का ही जैसे वो रीजनल डायरेक्टर थी। तो मंगोलिया भी उन्हीं के अंडर ही होता था। लेकिन
वहाँ रशियंस बहुत रहते हैं। अ, बहुत माना काफ़ी संख्या में हैं। तो उन्होंने एक बार हमको कहा कि हमने बहन को भेजा था वहाँ, 2-3 साल उसने सेवा की लेकिन कुछ सक्सेस नहीं हुई, तो आप लोग वहाँ कोशिश कीजिए सेवा करने की, अगर मंगोलिया में सेवा हो जाती है। तो मंगोलिया भी अभी हम लोग ही देख रहे हैं, तो समझो 15 देशों में सेंटर्स की सेवा है। और भारत से हम केवल 3 ही लोग हैं। मैं हूँ, संतोष बहन हैं जो पीटर्सबर्ग में मेनली रहती हैं, और विजय भाई हैं। तो हम 3 हैं। और चक्रधारी दीदी हर वर्ष विज़िट करती हैं 1 मास के लिए लगभग। और भाई साहब जब तक थे, तो भाई साहब साल में 2 बार भी आते थे। ट्रेनिंग्स हुई हैं वहाँ। और तो जो और सब सेंटर्स को सँभालने वाले हैं, वो वहाँ के ही लोकल लोग हैं और वही सँभालते हैं उनको, और बहुत अच्छे नियमों और धारणाओं पर चलते हैं। तो जिस मकान की बात पुष्पाबेन जी ने की, तो वो रिट्रीट सेंटर है, मायाक मीरा उसका नाम है रशियन में। मायाक मीरा मीन्स लाइट हाउस ऑफ द वर्ल्ड। और हम उसका नाम रशियन में ही रखना चाहते थे, ताकि लोगों के ज़बान पर वो नाम रहेगा। और वैसे शब्द जो मीरा है उसका नाम मीनिंग वर्ल्ड भी होता है और पीस भी होता है, तो डबल मीनिंग हो जाता है, लाइट हाउस ऑफ पीस या लाइट हाउस फॉर द वर्ल्ड, दोनों ही मीनिंग्स निकलते हैं। ये एक्चुअली बहुत बड़ी लिस्ट निकली थी नामों की, कौन सा नाम रखें, तो बाबा ने ही चूज़ किया फाइनली इसी नाम को। तो इस प्रकार से वो काफ़ी बड़ा स्थान है। उसकी तो फिर एक लंबी ही स्टोरी है, वो कैसे हुआ, कैसे बना। और वो फिर तो कभी मिलेंगे दोबारा, फिर सुनाएंगे कभी आपको। उसमें अगर टोटल सभी बेड्स बिजी हों अगर, तो अराउंड 100 लोग वहाँ रह सकते हैं। और हॉल है बड़ा एक, जिसमें करीब 250 लोग बैठ सकते हैं। और दूसरा हॉल है जिसमें 50-55 बैठ सकते हैं। तीसरा है 30-40 तक बैठ सकते हैं। तो इस तरह से हैं वहाँ पर सेवाएं चलती हैं। और बाबा का दूसरा सेंटर भी है मॉस्को में, उसका नाम एंजल्स हाउस है। वो छोटा है, वो सेंटर ऑफ द सिटी में है। अ, और मतलब इस प्रकार मॉस्को के अराउंड भी कुछ सेंटर्स हैं। मॉस्को बहुत बड़ा शहर है, दिल्ली से भी बड़ा है, बहुत बड़ा है। और पॉपुलेशन भी उसकी बहुत ज़्यादा है, अ, शायद दिल्ली जितनी ही होगी। और बाकी वैसे जनरल पॉपुलेशन रशिया की भारत से 8वां हिस्सा होगी, 150 मिलियंस है। और बाकी एरिया जो है वो 8 गुना बड़ा होगा। और बहुत बड़ा देश है। जापान की टेरिटरी जहाँ ख़त्म होती है, वहाँ से लेके अमेरिका की टेरिटरी जहाँ शुरू होती है, वहाँ तक वो फैला हुआ देश है, बहुत बड़ा देश है। यूक्रेन में भी हमारे सेंटर्स हैं। अह, हाँ नहीं, वो इफ़ेक्ट रशिया पर, हमारे ऊपर, हमारे मतलब बाबा के बच्चे सब सेफ हैं वहाँ पे भी। हमारा उनसे रेगुलर कांटेक्ट होता रहता है। और क्लासेस वो लोग करते हैं। अभी कोविड के दिनों में तो ऑनलाइन ही था सब जगह पर। और अभी भी वहाँ कीव में, कैपिटल है कीव, वहाँ सेंटर चलता है। वहाँ क्लास में भाई बहन आते हैं। दूसरे भी जो सेंटर्स हैं, रिट्रीट सेंटर भी है वहाँ पर, उसमें भी वहाँ पर सेवा चल रही है। मतलब सब सेफ हैं, बाबा अपने बच्चों को सेफ रखते हैं। तो इसलिए हम लोग तो ये सोचते नहीं इस बारे में कि ये रशियन है या ये यूक्रेनियन है, सब बाबा के बच्चे हैं, हमारे लिए फ़र्क नहीं पड़ता है ना कोई, क्योंकि सभी को बाबा ने अपना बनाया है। फ़र्क क्या पड़ता है कौन कहाँ जन्मा, तो फ़र्क नहीं पड़ता, उस चीज़ को हम सोचते नहीं। तो इसलिए ये है सार में। और निर्मला दीदी की तो जो बात है, वो तो यही है कि उनके बारे में आप सबने सुना है कि सचमुच में उनकी हमने जो विशेषता नोट की है, मीटिंग्स में भी, क्लासेस में भी, और
जब कहीं वो विज़िट किया होगा उन्होंने, तो उनके जो मतलब बहुत सार युक्त बोलती हैं, एक्स्ट्रा नहीं, उनका बोलना लिमिटेड, मतलब कोई अगर कोई उनका ओपिनियन पूछेगा तो उसको शॉर्ट में टू द पॉइंट बस कह के शांत, उसकी एक्सप्लेनेशन देने की उनको ज़रूरत नहीं होती है। तो बाबा ने भी उनकी विशेषता यही बताई कि उन्होंने कुछ वेस्ट नहीं किया। मुझे याद है अभी तक एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो हम कुर्सी पर बैक में पिलो रखते हैं ना, तो जब वो रशिया में आई थी तो उनके साथ भी वो जो बहन आई थी साथ में, तो वो एक पिलो लेके आई थी साथ में, शायद उनको ज़रूरत होती होगी तो साथ में ही लेके आई थी। लेकिन जब हम लोगों ने वहाँ की बहनों ने उसको देखा तो वो इतना अच्छा नहीं था, मतलब हमको लगा कि इतना कंफर्टेबल नहीं होगा उनको। और लेकिन उनको वो उसकी कुछ शिकायत करें, हम तो जब वो उस क्लास में बैठते थे नेचुरली जो वहाँ पिलो है वही रखते थे, तो लेकिन कुछ उनको शिकायत हो कि वो उनका पिलो ठीक नहीं है और उनको कोई दूसरा चाहिए या कुछ इस प्रकार का कुछ नहीं, तो हमने कहा दीदी आपको ये पिलो कंफर्टेबल शायद नहीं होगा, ये वाला ठीक रहेगा, आपके लिए ऐसा वाला बनवा दें। ठीक है। तो लाइट से कुछ उस तरह का कुछ उनको ज़रूरत इस चीज़ की है ऐसा कुछ नहीं। तो मतलब इतनी सो सिंपल इन नेचर और बहुत ऑनेस्ट, बहुत बहुत ऑनेस्ट, बहुत अच्छे धनवान घर से थी। और यज्ञ में शुरू में ही बहुत कुछ सब कुछ सरेंडर कर दिया। परिस्थितियाँ परीक्षाएं तो बड़ों के सामने भी बहुत आती हैं, हमने ये देखा है। ज्ञान सरोवर में भी जब उन्होंने रहना शुरू किया तो इतना आसान नहीं था, सचमुच में इतना आसान नहीं था। और लेकिन उनकी जो अपनी धारणा थी, उनकी जो अपनी स्थिति थी, उसने ही सभी ज्ञान सरोवर निवासियों का और सभी आने वालों का दिल जीत लिया। ये उनकी सिंप्लिसिटी और उनकी विशेष धारणा की ही कमाल है। अदरवाइज़ हम लोग बहुत बहुत सोचते थे कि दीदी के लिए इतना आसान नहीं है। और क्योंकि हर तरह के भाई बहन होते हैं, हर तरह की किसी की ओपिनियंस होते हैं, एक कुछ कहेगा दूसरा कुछ और कहेगा, तीसरे की डिमांड कुछ और होगी। घर में ही 3 बच्चे हों तो वो तीनों अलग अलग प्रकार के होते हैं, और उस घर में 150 बच्चे रहते हैं। तो फिर अब जैसे आशा दीदी हैं ओआरसी में, आप सोचिए इतना आसान है क्या? सब कुछ मतलब भाई बहन सब कुछ करते हैं, परंतु सबको समा के, सबको समझा के, सबको अपना बना के चलना, उसके लिए बहुत बहुत त्याग और तपस्या की ज़रूरत होती है। तो हमने ये बहुत नोट किया, बहुत देखा इस चीज़ को। और लेकिन दीदी, मैं ऑस्ट्रेलिया भी विज़िट किया था, तो वहाँ पे भी हमने नोट किया इस चीज़ को कि किस तरीके से बहुत सिंपल थी, बहुत सिंपल, कहीं पे भी गई। लेकिन जब मनोहर दादी ने शरीर छोड़ा तो मुझे याद आता है हम सब लोग दादी जानकी के रूम में थे, शाम का समय था, और दादी ने निर्मला दीदी को कहा कि आपको अभी ऑस्ट्रेलिया छोड़ के यहाँ आना है। तो एक सेकंड में ही जैसे कहे, तो सोचने का भी ऐसा नहीं कि दादी मैं सोच लूँ आज के दिन वहाँ पर कैसे सेट करना होगा, मैं वहाँ होके आऊँ एक दफ़ा सेट करके आऊँ, ऐसा भी नहीं, जैसे कहें। तो मतलब बड़ों का भी विश्वास गेन कर लेता है ना वो आत्मा, जो इतना ट्रस्टवर्दी है कि कहेंगे तो वो मना नहीं करेगा। तो ऐसा ही उनको हमने देखा। ओम शांति। ये वेलेंटीना बहन है, ये 25 वर्ष से ज्ञान में है, और 20 या 21 वर्ष से ये सेंटर पे रहती है, मॉस्को में ही। उसको पूछो कि आपको हिंदी आती है, कहेगी आती है, तो लेकिन पूछ लीजिए क्या आती है।
Ну что, попросили говорить на хинди. मेरा नाम है सदाकुश। सदाकुश। वो कहती है मुझे कहा गया है हिंदी में बोलने के लिए, तो मैं हिंदी में बोल रही हूँ। मेरा नाम सदा खुश। वो उसने अपने आप को ही खुद ही दिया है। И сегодня телефон отключился, когда читали Мурли. И я слушала Мурли на хинди. Значит, баба сказала, мете мете баче. कहते हैं कि जब मैं मुरली सुन रही थी तो मैंने अपना टेलीफोन ऑन किया था रशियन में साथ साथ मुरली पढ़ने के लिए, लेकिन वो काम नहीं किया क्योंकि इंटरनेट पे। तो फिर मैंने हिंदी में ही मुरली सुनी। तो हिंदी में सुनी तो बाबा ने कहा मीठे मीठे बच्चे। Потом составляйте потом ये भी कहा पोता मेल रखो, что самое сложное для меня. जो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। Далее баба говорила, баба Сагар, и баба сказала, посвятить Тан Мантхан. बाबा ने कहा मैं सागर हूँ, उसकी हिंदी भी स्पेशल है ना, उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है। मैं सागर हूँ और अपना तन मन धन से स्वाहा हो जाओ। तन मन धन। Тан तन मन, हाँ। несложно посвятить, ман сложно. कहती है तन और धन तो डिफ़िकल्ट नहीं है स्वाहा करना, लेकिन मन इतना आसान नहीं है स्वाहा करना। बस बस बस। ऐसी आदरणीय दीदी का बहुत बहुत फिर से कर्तव्य ध्वनि से हम थैंक्स करते